गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एम खान सर सत्यम इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एंड साइंस से आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर की आज नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु कारक हमारा चल रहा था, थोड़ा सा बीच में वो रह गया था। मैंने आपको बताया था न्यून आर्द्रता वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की पानी की उपलब्धता कम होती है, जबकि आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक मात्रा होती है और मृदा पक्षीय क्रिया एवं पौधों के लिए जल की उपलब्धता काफ़ी अच्छे से होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक लाइन लिखाऊंगा आगे, वो भी लिखना आगे कंटिन्यू, पैराग्राफ चेंज करके और आगे। अतः ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा की अधिकता एवं अपक्षय की वृद्धि होती है, वर्षा की अधिकता तथा अपक्षय की वृद्धि होती है। अतः ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा की अधिकता एवं अपक्षय की वृद्धि होती है वहां मृत्तिका का निर्माण होता है, वहां मृत्तिका का निर्माण होता है, वहां मृत्तिका का निर्माण होता है। अच्छा, इसके बाद देखो नंबर जो हमारा जलवायु चल रही है, इस जलवायु के अंदर हमारा जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 मैंने करा दिया था, पॉइंट नंबर आएगा 5वां। पॉइंट नंबर जो 5 है, पॉइंट नंबर जो 5 है, ये बोलता है आपके पास दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है शुष्क एवं अर्ध शुष्क। ये जो दो क्षेत्र होते हैं ना, इन दोनों क्षेत्रों में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के लवण होते हैं। लवण जैसे कार्बोनेट लवण, क्लोराइड लवण और सल्फेट लवण, है ना। जैसे सोडियम NaCl, फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, MgCl2, CaCO3 आदि, है ना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, मृदा को क्षारीय बना देते हैं। तो यहाँ पर मृदा क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। तो नंबर 5 ना, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण ये देखो अब लिखना ऐसे NaMgCa के लवण जैसे कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट लवण, उदाहरण NaCl, Na2SO4, MgCl2, CaCO3, है ना, CaCO3 आदि, ETC माने आदि, मृदा में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से आगे, मृदा में इकट्ठे हो जाते हैं और क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। लिखा सभी ने? नेक्स्ट लिखना आगे, नेक्स्ट लिखेंगे आगे। ये शुष्क वाली जलवायु पूरी हो गई। अब लास्ट बचती है आर्द्रता वाले, है ना। तो आर्द्रता में आप जानते हो पानी की कोई कमी नहीं होती। आर्द्रता में पानी की काफ़ी अच्छी उपलब्धता होती है। जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहाँ जो कैल्शियम के लवण वगैरह होते हैं उनका निक्षालन निक्षेपण हो जाता है, बह जाते हैं नीचे, और ऊपर जो परत पे एल्यूमिनियम और आयरन का संस्तर बन जाता है। जहाँ एल्यूमिनियम आयरन का संस्तर बनता है वो जगह कैसी होती है, अम्लीय। तो मृदा कैसी बन जाएगी, अम्लीय मृदा। क्या कहा हमें, दोबारा सुनना। जो आपके पास आर्द्रता वाला क्षेत्र है, आर्द्रता वाले क्षेत्र में नमी पर्याप्त होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा,
कैल्शियम आदि जो भी होते हैं, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, निक्षालन यानी धुलाई व निक्षेपण जमा हो जाएंगे, हो जाता है। और ये क्या चले जाएंगे, ये निचले संस्तर में चले जाएंगे। और ऊपरी संस्तर है, ऊपरी संस्तर यहाँ पर क्या बचेंगे, आयरन और एल्यूमिनियम, है ना, सशस की ऑक्साइड ये बचेंगे, जिससे मृदा कैसी हो जाएगी, जिससे मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो लिखना है इसमें, आर्द्रता वाले प्रदेशों में पर्याप्त नमी होती है, आर्द्रता वाले प्रदेशों में पर्याप्त नमी होती है, आर्द्रता वाले प्रदेशों में पर्याप्त नमी होती है, जिससे वहाँ पर कैल्शियम का निक्षालन व निक्षेपण हो जाता है, निक्षालन व निक्षेपण हो जाता है, निक्षालन व निक्षेपण हो जाता है। और ये मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, और ये मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, तथा मृदा की पृष्ठ पर एल्यूमिनियम और आयरन का निक्षेपण होता है, तथा मृदा की पृष्ठ पर एल्यूमिनियम व आयरन का निक्षेपण होता है। इसी के साथ हमारा जलवायु टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे जीवमंडल, बायोस्फीयर। पता है जेनी ने बताया था ना आपको 1949 में CLPBTR, है ना, तो उसका है ये। तो जीवमंडल नंबर 5वां पॉइंट दूसरा पॉइंट डालेंगे सब। नेक्स्ट पॉइंट जीवमंडल नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर, BIO इसको बोलेंगे बायोस्फीयर, SPHERE, बायोस्फीयर, जीवमंडल। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, जंतु और पेड़ पौधे मिलकर ही जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जंतु और पेड़ पौधे मिलकर ही जीवमंडल का निर्माण करते हैं। और जब मृदा बनती है ना, उस समय पौधे, जीव जंतु, जैविक अपशिष्ट पदार्थ मुख्य भूमिका को निभाएंगे। मृदा में छोटे छोटे बड़े पौधे जंतु की उपस्थिति जीवाश्म पदार्थ की मात्रा, वितरण, स्थूल घनत्व इसको प्रभावित करते हैं, है ना। और पौधे की जो जड़ें होती हैं और खनिज पदार्थ जो होते हैं, ये या पौधे की जड़ें जो होती हैं वो चट्टानों और खनिजों पर यांत्रिक रूप से काम करेंगे और कई प्रकार के अम्लीय पदार्थ CO2 वगैरह बनाएंगे, जो अपेक्षे की क्रिया को आसानी कर देगी। इसके अलावा मृदा की जो पृष्ठ होती है उस पर सूक्ष्म जीवांश पदार्थ का धीरे धीरे अपघटन करेंगे, जिससे कि अम्ल बनेगा। और ये अम्ल जो होगा जल की तुलना में चट्टानों में तेज़ी से चट्टानों को तेज़ी से पिघला देगा। इसके अलावा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका विनाइट्रीकरण होगा या नाइट्रीकृत हो जाएगी, सल्फर का ऑक्सीकरण होगा, फास्फेट से युक्त एपेटाइट को सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदित कर दिया जाएगा। और इसके इसी प्रकार जो चेटियाँ, केंचुए, है ना, जो दीमक, चूहा, ये मृदा के विभिन्न संस्तरों को ऊपर नीचे उथल पुथल कर देंगे। तो मृदा निर्माण में मनुष्य का भी योगदान होता है। कैसे होता है, ये मनुष्य जो होता है बड़ी बड़ी चट्टानों को चूर्णित कर देता है। बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कुछ बातें बताई है, जीवमंडल में कुछ पॉइंट बताए हैं। कितने पॉइंट बताए मैंने आपको? 6 पॉइंट बताए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जीव जंतु व पेड़ पौधे मिलकर जीवमंडल बनाएंगे और मृदा निर्माण में पौधे, जीव जंतु, जैविक अपशिष्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मृदा में छोटे छोटे और बड़े पौधों जंतु उपस्थिति से जीवाश्म पदार्थ की मात्रा, वितरण, स्थूल घनत्व आदि प्रभावित होता है। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। नंबर 1 पॉइंट था ये, इसके अंदर एक पॉइंट था, क्या था? पौधे और जीव जंतु मिलकर जीवमंडल का निर्माण करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं वो जीवमंडल के अंदर क्या करेंगे? महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे और इन्हीं जीवांश पदार्थ से ही मृदा का जीवांश पदार्थ की मात्रा, वितरण और स्थूल घनत्व आदि इसको प्रभावित करेगा। पॉइंट नंबर 1 लिखना, जीव जंतु व पेड़ पौधे मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। जीव जंतु व पेड़ पौधे मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। जीव जंतु व पेड़ पौधे मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। मृदा निर्माण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपशिष्ट पदार्थ, मृदा निर्माण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपशिष्ट पदार्थ मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा मृदा में छोटे बड़े पौधे, जीव जंतु, है ना, मृदा में छोटे बड़े पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवांश पदार्थ की मात्रा, वितरण, घनत्व, स्थूल घनत्व, जीवांश पदार्थ की मृदा में छोटे व बड़े पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जीवांश पदार्थ की मात्रा, वितरण व स्थूल घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखना है आपको इसके अंदर, वो भी सुनना। पॉइंट नंबर हम 2 क्या बोलेंगे? पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, किसकी? पेड़ पौधों की जड़ें। ये जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें खनिज हो, चट्टान हो, इन पर जब फैलेंगी तो उसमें यांत्रिक हो, जिससे क्या चट्टान टूट भी जाती है कभी कभार, है ना, तो इस पर क्या करती है? यांत्रिक कार्य करती है। इसके अलावा जो अम्लीय पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के, ये अम्लीय पदार्थ क्या निकालते हैं? CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहली बात, पौधों की जड़ें चट्टानों पर यांत्रिक कार्य करेगी और जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो CO2 को उत्पन्न करेगी। ठीक है, इसके उत्पन्न होने से, यांत्रिक कार्य होने से क्या हो जाएगा? चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 लिखना, पेड़ पौधों की जड़ें खनिज व चट्टानों पर यांत्रिक कार्य करती है। पेड़ पौधों की जड़ें खनिज व चट्टानों पर यांत्रिक कार्य करती हैं तथा इनसे निकलने वाले अम्लीय पदार्थ CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जिससे कि अपक्षय क्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, अब नंबर 3 जो पॉइंट है जरा उसको सुनना। देखो, जो मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये जो जीवांश पदार्थ है, जीवांश पदार्थ क्या है? मृत पेड़ पौधे, टहनियाँ, जड़ें, जीव जंतु, इन जीवांश पदार्थ का क्या करती है? अपघटन करती है। अपघटन से क्या बनता है? अम्लीय पदार्थ बनता है, और ये अम्लीय पदार्थ चट्टानों को या चट्टानों के अपक्षय में आसानी करता है। जल से अपक्षय धीरे धीरे होता है, जल की तुलना में अम्ल तेजी से चट्टानों को तोड़ सकता है। ठीक है, तो लिखना, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थ का धीरे धीरे अपघटन करती हैं,
धीरे धीरे अपघटन करती हैं, जिससे कि अम्लीय पदार्थ बनते हैं, जिससे कि अम्लीय पदार्थ बनते हैं। यह अम्ल जल की तुलना में चट्टानों को तेजी से पिघला देता है, चट्टानों को तेजी से पिघला देता है। ठीक है, यह पॉइंट नंबर 3 होता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, जरा इसको देखना मेरे सामने। बायोस्फीयर है ना, मर्दा देखो जो वायुमंडल में क्या होगा, जो नाइट्रोजन होती है ना, इस नाइट्रोजन का या तो विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण दोनों होगा। ठीक है, सल्फर का क्या होगा, वायुमंडल में ऑक्सीकरण होगा। और फास्फोरस से युक्त जो एपेटाइट अयस्क है, एपेटाइट, इसका क्या होगा, विच्छेदन हो जाएगा, टूट जाएगा ये। ठीक है ना, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण व विनाइट्रीकरण होता है, इसी प्रकार सल्फर का ऑक्सीकरण होता है, और फास्फोरस युक्त एपेटाइट को सूक्ष्म जीवों को द्वारा इसका विच्छेदन हो जाता है। तो लिखना है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण ऑब्लिक नाइट्रीकरण, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण ऑब्लिक नाइट्रीकरण हो जाता है। इसी प्रकार सल्फर माने एस का ऑक्सीकरण होता है, तथा फास्फेट युक्त एपेटाइट को सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदित किया जाता है। विच्छेदित माने तोड़ जाता है, विच्छेदित किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 पूरा हो गया है, विच्छेदित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, जो मृदा में चींटियाँ होती हैं, चूहा, दीमक, ये मृदा के संस्तरों का उथल पुथल कर देती है। तो लिखना, मृदा में पाए जाने वाली चींटियाँ, चूहा, दीमक, केंचुआ, मृदा में पाए जाने वाली चींटियाँ, चूहा, दीमक, केंचुआ आदि मृदा के विभिन्न संस्तरों को उथल पुथल कर देती है। मृदा के विभिन्न संस्तरों को उथल पुथल कर देती है। और नंबर जो 6 है, लास्ट पॉइंट है, वो है मनुष्य। मनुष्य भी क्या करता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को चूर्णित कर देता है, जिससे कि मृदा निर्माण में सहायता होती है। तो लिखना, मनुष्य के द्वारा भी मृदा निर्माण में योगदान किया जाता है। मनुष्य के द्वारा भी मृदा निर्माण में योगदान किया जाता है। मनुष्य के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों को चूर्णित कर दिया जाता है। मनुष्य के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों को चूर्णित कर दिया जाता है। लिख लिया सभी ने। अगला अपना पॉइंट आएगा पेत्रक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। पेत्रक पदार्थ तीसरा नंबर आएगा हमारा, पेरेंट मटेरियल। पेत्रक पदार्थ माने पेरेंट मटेरियल। पेत्रक पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल
देखो पेत्रक पदार्थ जो होता है वो चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणों का आकार, पोषक तत्व, किले की मात्रा। पेरेंट मटेरियल क्या है, सुनना ध्यान से, चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणों का आकार, पोषक तत्व और किले की मात्रा, प्रकृति, रंग, सरंध्रता आदि से प्रभावित होते हैं। जैसे बालू पत्थर बलुई पदार्थ, बेसाल्ट व चूना पत्थर मृत्तिका पदार्थ पैदा करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो पेत्रक पदार्थ हैं वो चट्टानों की प्रकृति, किस किस से, चट्टानों की प्रकृति। ठीक है, क्या कहा मैंने, चट्टानों की प्रकृति। नंबर दूसरा क्या है, मृदा निर्माण में कणों का आकार, कणों का आकार, किले की मात्रा, रंग, प्रकृति, सरंध्रता, दिख रहा है सभी को ना, सरंध्रता। इन सभी चीजों से जो पेत्रक पदार्थ होता है प्रभावित होता है। ठीक, पेत्रक पदार्थ किस किस से प्रभावित होता है, तो चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणों का आकार, क्ले की मात्रा, रंग, सरंध्रता, एक पोषक तत्व है, पोषक तत्व आदि से प्रभावित होता है। ठीक है, बालू पत्थर बलुई पदार्थ और बेसाल्ट व चूना पत्थर मृत्तिका पदार्थ पैदा करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, बालू पत्थर क्या पैदा करेगा, बलुई पदार्थ यानी कि बालू रेत, और बेसाल्ट व चूना पत्थर, बालू पत्थर क्या बना रहा है, बलुई पदार्थ बना रहा है, और बेसाल्ट और चूना पत्थर क्या बनाएंगे, मृत्तिका पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मृत्तिका पदार्थ। बालू पत्थर क्या बनाएगा, बलुई पदार्थ, और चूना पत्थर क्या बनाएगी, चूना पत्थर और बेसाल्ट चट्टान क्या बनाएगी, मृत्तिका पदार्थ बनाएगी। दो ग्रेनाइट मन गति से अपक्षित होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है तथा इसमें बलुई मृदा बनाएगा, तो ग्रेनाइट से जो मृदा बनेगी वो कम उपजाऊ होगी, जबकि चूना पत्थर से दोमट मृदा बनेगी। दोमट मृदा में पोषक पदार्थों की अधिकता होती है और वो काफ़ी अधिक मजबूत उपजाऊ होती है। क्या कहा मैंने, ग्रेनाइट इसका अपक्षय मंद गति से होता है, बलुई पदार्थ बनाता है। इस बलुई पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, तो ये मृदा जो बनेगी, मृदा भी क्या रहेगी, कम उपजाऊ रहेगी। क्या कहा मैंने, ग्रेनाइट क्या अपक्षय क्या होता है, मंद गति से होता है। इससे क्या बनता है, बलुई पदार्थ बनता है। बलुई पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, तो बनने वाली मृदा भी क्या रहेगी, कम उपजाऊ रहेगी। बात समझ में आई। फिर बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर यह बनाएगा दोमट मृदा। समझ रहे हो ना, पेत्रक पदार्थ कौन है, चूना पत्थर। पेत्रक पदार्थ कौन है, ग्रेनाइट। पेत्रक पदार्थ कौन है, बेसाल्ट व चूना पत्थर। ठीक है ना। चूना पत्थर क्या बनाएगी, दोमट मृदा। दोमट मृदा में पोषक तत्व की अधिकता होती है, तो मृदा कैसी बनेगी, उपजाऊ बनेगी। दोबारा सुनना, देखो, पेत्रक पदार्थ को चट्टान की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणों का आकार, किले की मात्रा, रंग, प्रकृति, सरंध्रता, पोषक तत्व आदि प्रभावित करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बालू पत्थर बलुई पदार्थ, बेसाल्ट व चूना पत्थर मृत्तिका पदार्थ का निर्माण करते हैं। ग्रेनाइट का पक्ष मंद गति से होता है, जिससे बलुई पत्थर बनता है, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, अर्थात बनने वाली मृदा कम उपजाऊ होती है। चूना पत्थर से दोमट मृदा बनती है, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, अतः ये अधिक उपजाऊ होती है। तो लिखना इसके अंदर टोपी डालना, पेरेंटल पदार्थ, पेरेंट्स पदार्थ, पेत्रक पदार्थ लिखना इसके अंदर। लिखना चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति कोमा मृदा निर्माण में कणों का आकार
कोमा क्ले की मात्रा, क्ले की मात्रा, कोमा रंग, कोमा प्रकृति, कोमा सरंध्रता व पोषक तत्व, आदि व पोषक तत्व आदि व पोषक तत्व आदि पेत्रक पदार्थ को प्रभावित करते हैं, पेत्रक पदार्थ को प्रभावित करते हैं। लिखा, नेक्स्ट लगाना, बालू पत्थर बलुई पदार्थ व बेसाल्ट व चूना पत्थर, बालू पत्थर बलुई पदार्थ, बालू पत्थर बलुई पदार्थ, जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर, जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर मृत्तिका, मृत्तिका पदार्थ बनाती है, बनाती है। नेक्स्ट एरो लगाना, ग्रेनाइट का अपक्षय मंद गति से होता है, ग्रेनाइट का अपक्षय मंद गति से होता है तथा इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, तथा इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, अतः इससे बनने वाली मृदा कम उपजाऊ होती है, तथा इसमें पोषक पदार्थ की तत्वों की मात्रा कम होती है, अतः इससे बनने वाली मृदा कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट एरो लगाना, चूना पत्थर से दोमट मृदा बनती है, चूना पत्थर से दोमट मृदा बनती है जिसमें पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिसमें पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अतः इससे बनने वाली मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, अतः इससे बनने वाली मृदा अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जीवमंडल टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जलवायु का ड्यू खत्म हो गया है और पेत्रक पदार्थ पूरे हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे स्थलाकृति और समय, कल हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भेजूंगा जिसको आप सोल्व कर लेना और लिख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और जो है बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें। सभी बच्चों को इसको शेयर करें, जागृत करें। धन्यवाद।